गलतियां नहीं। सपोज करो एक एलिमेंट कोई x है, देयर इज एन एलिमेंट x एंड आई हैव रिटन z एंड a। एक एग्जांपल भी बगल में लिख देता हूं। सपोज करो सोडियम मैंने लिखा 11, 20। तो हम लोग क्या क्या समझते हैं देखते हैं जरूर। x is the symbol of element, जो दिख रही है आपको, symbol of the element। z means atomic number and a means atomic mass। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को ही समझ लेते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। देखो, z means the atomic number of an element। देखो ध्यान से, यदि आपको लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 11 फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 11, तो आप समझ लेना कि वो उस एटम की बात हो रही है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। ओके, z मींस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये होती क्या है एक्चुअली, एटॉमिक नंबर होता क्या है? इट इज द number of protons in an atom। देखो, इसका मतलब होता है, Z का मतलब होता है कि कितने सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एक एटम में। बहुत सिंपल में समझ लो बेटा, Z का मतलब होता है कितने सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एक एटम में। यदि आप देख रहे हो कि सोडियम का 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना, सोडियम का 11 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन। ओके, it is the characteristic property of an element या of an atom। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जो Z है बोले तो एटॉमिक नंबर है या बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है हर एक एटम की। हर एक एटम की ये यूनिक प्रॉपर्टी। बोलने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम कोई दो एलिमेंट का नहीं होगा, कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और एक चीज आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is equal to Z, which is equal to atomic number if a neutral atom। यदि एक न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होती है। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से दिमाग में रख लो इसको। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एटॉमिक नंबर, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। Z 11 लिखा हो, 11 इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ओके, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, इसका मतलब 11 प्रोटॉन है सोडियम में। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, मतलब ये एक यूनिक गुण होता है हर एक एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है एटॉमिक नंबर का इफ वो एटम जो है न्यूट्रल एटम है। आई सपोज आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखो, वी विल सी मास नंबर।
ये मास नंबर का कॉन्सेप्ट देख लो क्या होता है। मास नंबर क्या है? ए इज द मास नंबर ऑफ एन एटम। देखो यदि आपको दिया हुआ है कुछ, मानो एक एलिमेंट दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऐसे लिखा हुआ है 1224, तो जो ऊपर में है इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे में जो है सॉरी ऊपर में जो है उसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे में जो है सबस्क्रिप्ट। तो जो सुपरस्क्रिप्ट है जो ऊपर में है ए, उसका मतलब होता है मास नंबर। तो मैग्नीशियम का ए जो है वो 24 है, मैग्नीशियम का ए कितना है? 24 है। ओके, तो ए इज द मास नंबर ऑफ एन एटम। अब उसका मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। ओके, मास नंबर का मतलब होता है कि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक डालो, यदि आपको दिया हुआ है मास नंबर और आपको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक, तो आप क्या करोगे? ए दिस इज मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। तो मास नंबर से यदि आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी कि कितने सारे न्यूट्रॉन है एक एटम में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मास नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, फॉर्मूला दिया हुआ है, यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को माइनस। ओके, और मास नंबर के बारे में एक और बेसिक इंफॉर्मेशन आप जान लो। मास नंबर इज एन अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन एटम। देखो ये जो मास नंबर होती है, ये जो मास नंबर होती है वो एक एटम का लगभग मास होता है। ओके, एक एटम का लगभग मास उसकी मास नंबर बताता है। गॉट इट? इन एएमयू, इन एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मैं मैग्नीशियम 24 लिखा है तो मैग्नीशियम के एक एटम का मास जो होगा इट विल बी लगभग 24 एएमयू। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट, जो एटम के मास को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मास नंबर क्या होता है? लगभग मास ऑफ एन एटम। अंडरस्टूड? मास नंबर इज एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ एन एटम। जैसे सोडियम 23 लिखा हो तो इसका मतलब सोडियम के एक एटम का जो मास है इट्स 23 एटॉमिक मास। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। आपको कोई भी दिक्कत है समझने में इससे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस स्क्रीन में यदि आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई भी डाउट किसी को? नो सर। समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे। A is equal to 35. yes, very good. A is equal to 35. Z is equal to 17. yes. Number of proton is equal to 17. बोलिए। इस एटम का जो सिंबल लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18. नहीं, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दिस वन इज Z, ओके, एंड दिस वन इज A। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होती है दैट शुड बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी हो गई? 17. और यदि ये एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? एनीबॉडी? 17. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है। ओके, और कोई बच्चा, दूसरे बच्चे भी आंसर दो बेटा। ओके, अब देखिए मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात करूं तो सबको मालूम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने सारे हैं यहाँ पे? कोई और 18. बच्चा जवाब देगा। हाँ, कितना है बेटा? 18. 18 होगा। वेरी गुड। 35 is the mass number and 18 is the 17 is the atomic number। तो हो गई। ओके, तो इस एटम का जो मास होगा that will roughly equal to 35 AMU। ओके, roughly it will equal to 35 AMU। बट हम लोग इसके बारे में डेप्थ में बाद में देखेंगे। ओके, पहले आप लोग नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल समझने में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लिखने वाला हूं और वो क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे मुझे, एंड इट्स अ वेरी सिंपल। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 16, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is equal to 16. The correct symbol of element is option A S1632, S minus 1632, C S minus 1632, D none। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। None. बोलिए। None. नन, ठीक है। और कोई? और कोई? चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये आपको देखना है कि एटॉमिक नंबर जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड्स द एटॉमिक नंबर। तो 16, तो एटॉमिक नंबर जो है इस एटम की या इस एलिमेंट की, इट्स 16। और आप सभी यदि जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़े हो तो 16 किसकी एटॉमिक नंबर होती है? Sulfur. सल्फर। 16 is the atomic number of sulfur। ठीक है,
तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो एलिमेंट है वो सल्फर, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो Z नीचे में लिखाता है तो 16 लिखा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होती है? मास मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 32। तो मास नंबर को मैं ऊपर में लिखा, ठीक है ना, ओके। बट यहाँ पे एक और कहानी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, इसका मतलब इस सिस्टम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तब ना 2 नेगेटिव चार्ज आई। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, तो 2 माइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है S1632 2 माइनस। समझ आया सबको कि नहीं आया? आगे हाँ ना, आई? बहुत यस सर। सिंपल है। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी बनाने के लिए, आप लोग सब बनाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 35 80। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। Calculate number of P plus is the symbol of proton, neutron, electron. Calculate number of proton, neutron and electron in bromine 35 or 80. जल्दी बेटा आप लोग बना सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। देखो मैं अभी आप 35 35 45 बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बेटा? 35 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 45. 45 होगा। 80 minus 35, वेरी गुड। 80 minus 35 is equal to 45। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी? 35। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? गुड। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को सीढ़ी चढ़ा दूं, फिर आगे अब देखते हैं क्या करना है। ओके, दिमाग अलर्ट रखो और चीजों को समझने का कोशिश। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो तब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 18 किसका एटॉमिक नंबर है? जल्दी कोई बताओ। 18 किसका आर्गन एटॉमिक नंबर है? आर्गन का है। आप लोगों को कम से कम 30 तक तो सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ मालूम होनी चाहिए। गॉट इट? चलिए बेटा, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे ले चलते हैं एंड वी विल सी इन डेप्थ नाउ कि नील बोर का जो मॉडल आया वो कैसे आया। So the next topic that we will see, it is development leading to Bohr model of an atom. Okay, development leading to Bohr model of an atom. तो इस टॉपिक को टच करने से पहले एक छोटे से कुछ डेफिनेशंस आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, बाद में इस टॉपिक को देखते हैं, ठीक है ना। पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को देखते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिर हम लोग इस टॉपिक में एंटर। और देखते हैं कि कितने बच्चों को ये याद है। ओके, द फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं देखूंगा पहले ये बताने से पहले, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आई विल आस्क यू
आइसोटोप्स, देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका नाम सुनना पड़ेगा। आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होती है कि मास नंबर सेम? पढ़ा है एटॉमिक नंबर। यस, वेरी गुड, एटॉमिक नंबर सेम होती है। तो आइसोटोप्स क्या होती है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same mass number, sorry, same atomic number, but different mass number. Okay, तो एग्जांपल यदि आप देखो 1H1, दिस इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं। 1H2 जिसको हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। 1H3 जिसको हम लोग ट्रिटियम भी बोलते हैं। अब इसमें देखो बेटा, जो इसकी मास नंबर है, मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, मास नंबर नहीं, सॉरी, एटॉमिक नंबर, इसकी जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, 1 है, 1 है। तो तीनों की जो एटॉमिक नंबर है वो सेम। अब यदि मैं बात करूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, कोई मुझे बता सकता है क्या? कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें? 0। 1 माइनस 1 0। इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 1 1। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो आप यदि थोड़ा गौर से देखोगे एक चीज, जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक एक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक 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 ही होगा। सो आइसोटोप्स वो चीज है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब इसको यदि डेफिनेशन वाइज हम लोग समझे तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, देखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 1 1 1, एटॉमिक नंबर तीनों की सेम है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, yes, देखो mass number सबकी, ओके। और इसके बारे में एक चीज आप बोल सकते हो, isotopes have different number of neutrons। आइसोटोप्स में डिफरेंस सिर्फ होता है सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। ये दिमाग में रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होती है वो किस सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है, तो सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, उसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम? तो मुझे बता सकता है आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम? बोलिए। केमिकल प्रॉपर्टी। यस, वेरी गुड, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है तीनों में तो सेम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, isotopes have same chemical properties but different
फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहती है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों रहती है ये भी दिमाग लगा लो। फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इनकी मास डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है तीनों का, देखो। और मास डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाती है, तो ये आपको दिमाग। ओके, तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी वो डिफरेंट। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोटोप्स। दिमाग में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट? कुछ पूछना है, किसी को डाउट है स्क्रीन में तो पूछ सकते हो, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। किसी को कोई डाउट? आई सपोज नो। चलिए आगे। और बाय द टाइम जब मैं पूछता हूं आपसे कोई डाउट है कि नहीं, उस दौरान आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, ताकि आपको नोट्स बनाने में काम आए। ओके, चलिए we'll move forward. The next definition we will see. We will see isobars. Atoms of different element having same mass number. देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन आर्गन 1840, पोटेशियम 1840 and I have written calcium 2040. ओके, अब यहां पे आप देख रहे हो कि तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। I have got 3 different elements. ओके, और आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है कि जब एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होती है वो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट होती है। तो एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट है सबका, सिंपल सी बात। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट होनी ही है, तो सेम क्या है यहाँ पे, मास नंबर सेम है। ओके, तो आई सपोज आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आइसोबार्स का क्या होता है, आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है having same mass number, having same mass number। इसका मतलब एक और चीज आप मीन कर सकते हो, आइसोबार्स have same number of proton plus number of neutrons। ओके, आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि आप ऐड करोगे तो वो सेम आएगा, सेम आएगा तब ना मास नंबर सेम होगा। तो आइसोबार सिंपल आपके सामने है और आई सपोज सबको इसके बारे में मालूम होगा, मुझे इन डेप्थ में कुछ इसको बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी विल सी आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होती है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिलिकॉन 4030, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1630। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मुझे बताओ, चलो जल्दी बताओ। सिलिकॉन 1430 में कितने न्यूट्रॉन हैं, कोई बताएगा मुझे जल्दी?
इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 3. 16. 30 minus 14 is 16. ओके, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 31 minus 15 16. इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 32 minus 16 16. तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट या बोलो कि ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। देखो ये तीनों एलिमेंट जो है इनमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन है या आइसोन्यूट्रॉनिक। आई सपोज इट्स ओके। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं पहले, और इसमें क्या सेम है मुझे बताओ पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या है। चलो फटाक से मुझे कोई बताओगे, जल्दी से एकदम बताना। देखो डिसीजन लेना है और फास्ट डिसीजन लेना है। इसमें कौन सा पार्टिकल सब में सेम है? कोई ऐसा पार्टिकल है जो सब में सेम है, तो वो क्या है? वो जरा सोच के मुझे बता सकते हैं इस बारे में? नियॉन का पार्टिकल. हाँ बेटा, एनीबॉडी? कौन सा पार्टिकल सेम है? जरा सोचो, 30 सेकंड टाइम ले लो आप, पर सोचो कोई पार्टिकल सेम है। मैं आपको चलो थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। इसका एटॉमिक नियॉन का नंबर पार्टिकल. है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 है। आप डिसाइड करो। नियॉन का पार्टिकल है. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? नियॉन का पार्टिकल. नियॉन कहाँ लिखे बेटा? सोडियम लिखे, नियॉन है कहाँ? चलो देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक है ना? अब इसमें जो एक यूनिट चार्ज आया है वो कैसे आया? किसी में एक यूनिट चार्ज आती है तो कैसे आती है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है कि नहीं? ये बात सबको मालूम है। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है ना? अब यदि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कैंसिल करता है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मानो किसी कारणवश से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी एटम से, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल कर पाएगा, एक प्रोटॉन तो बच ही जाएगी, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किसी एटम से यदि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज। अब देखो स्टार्टिंग में सोडियम में 11 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप मुझे कोई बता सकता है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 10। पहले 11 था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना। अंडरस्टूड? अब चलो दूसरा वाला है, मुझे बताओ कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें। जल्दी कोई मुझे बताएगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है?
12 था एटॉमिक नंबर, मतलब 12 प्रोटॉन थी, 12 इलेक्ट्रॉन थी स्टार्टिंग में, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन थी स्टार्टिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गई तब ना 3 पॉजिटिव चार्ज आई, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अब उसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गई है, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आया है उसके अंदर, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पे देखो 9 है एटॉमिक नंबर, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तब ना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो आप देख रहे हो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो स्पीसीज या ग्रुप जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज बोलो या ग्रुप ऑफ एटम्स बोलो, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वेरी सिंपल, सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, आप पूछ सकते हो। ऐसा सपोज कोई देखो, आगे बढ़ते हैं, चलिए। Yes, sir. चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग बेटा। जो मैंने आप लोगों को बोला, वी विल सी द टॉपिक डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो नील बोर की मॉडल आई, वो आने से पहले नील बोर ने क्या क्या स्टडीज किया था वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली देखो, इस मॉडल के बारे में एक चीज जान लो, जो नील बोर थे उन्होंने अपना जो ट्रेनिंग का पीरियड था, जब वो नील बोर पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका जब ट्रेनिंग का जो पीरियड था उसका आधा टाइम उन्होंने थॉमसन के साथ बिताया था और अपने ट्रेनिंग का आधा टाइम उन्होंने रदरफोर्ड के साथ बिताया। तो उनके मॉडल में थॉमसन के थॉट्स का भी पार्ट था और रदरफोर्ड के भी थॉट्स का पार्ट था। But there was a slight technical problem जिसके कारण डिस्कनेक्शन हुई है, ध्यान से देखना। चलो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ये ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि नील बोर का जो मॉडल आया था, तो नील बोर ने अपने ट्रेनिंग का जो आधा पीरियड था, आधा टाइम था, उन्होंने बिताया था नील बोर के थॉमसन के साथ, और आधा टाइम उन्होंने बिताया था रदरफोर्ड के साथ। तो नील बोर ने जो अपना मॉडल बनाया था उसमें थॉमसन के थॉट्स का भी जगह था और रदरफोर्ड के थॉट्स का भी जगह था, और साथ में उन्होंने बहुत सारे चीजों को और स्टडी की थी अपने मॉडल को बनाने से पहले। चलिए हम लोग वो सारे चीज देखते हैं जिसको नील बोर ने स्टडी किया था अपने मॉडल को बनाने से पहले।
सो द फर्स्ट थिंग वी विल सी, उन्होंने स्टडी किया था व्हाट इज वेव। ओके, उन्होंने एक चीज के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज वेव। तो आप सभी को पहले जानना है कि वेव क्या होती है, पहले ये समझो। ओके, जब मैं वेव के बारे में बात करता हूं तो सबके दिमाग में एक चीज आती है, समथिंग लाइक दिस। ओके, बट समथिंग लाइक दिस इसका मतलब क्या है? ओके, समथिंग लाइक दिस इसका मतलब क्या है, मैं वो समझ। देखो, आप लोग एक चीज जानते होंगे कि सपोज करो एक ओशन है, समुद्र के नीचे पानी होती है, एंड थिंक दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। और समुद्र की पानी के नीचे भी जमीन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आपको मालूम है जो धरती में की जो अपर लेयर है वो बनती है रॉक से, एक रॉक दूसरा रॉक रहता है जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब धरती के जो टेक्टोनिक प्लेट्स या रॉक्स होते हैं, यदि वो डिस्प्लेस हो जाए, सपोज करो वो डिस्प्लेस हो, यहां से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। जब डिस्प्लेस होता है तो क्या होता है, नीचे से लावा निकलता है, तो नीचे से लावा निकलेगा, और मानो नीचे से लावा निकला तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो वहां पे एक वेव जैसी बनेगी, और ये लावा से जो एनर्जी आया पानी में, वो एनर्जी आगे बढ़ेगा और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक वो जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज नोन एज सुनामी। ओके, सुनामी में क्या होता है, कहीं समुद्र के नीचे कोई टेक्टोनिक प्लेट हिल जाता है और वोल्केनो निकलती है, और वो जो लावा निकलता है वो पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, पानी की लेयर्स आगे बढ़ती है और फिर कहीं जाके वो पानी शहर में घुसता है और वहां पे नुकसान करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम एक डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझ। A wave is a disturbance in which energy is transferred from one location to another via a medium or space। देखिए, तो वेव बेसिकली क्या होती है ये ध्यान से समझना। A wave is a disturbance। देखो सुनामी हुआ, सॉरी सुनामी बोल रहा हूँ, यहाँ पे लावा निकली, तो लावा निकली तो पानी में कुछ एनर्जी दिया होगा, और पानी में जो एनर्जी दिया तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी होगी। तो वेव बेसिकली क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, और वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है। ओके, तो देखो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, और इस डिस्टर्बेंस में क्या ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ से यहाँ। तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है इन विच जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक गया है एनर्जी, जिसके कारण पानी शहर में घुसा होगा, नुकसान किया होगा। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, वाया किससे, एक मीडियम के थ्रू या बिना कोई मीडियम के। यहाँ पे एक मीडियम है, लिक्विड है ना, वाटर के थ्रू वेव ट्रेवल कर रही है। तो बेसिकली जो डिस्टर्बेंस होती है वो एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगी, सॉलिड लिक्विड या गैस के थ्रू ट्रेवल करेगी,
या बिना कोई मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे सूरज से जो रोशनी आती है अल्ट्रावायलेट रेज, तो बीच में तो स्पेस है, खाली जगह है, कुछ नहीं है, तो फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स वहां से आ रहे हैं कि नहीं? ओके, साउंड वेव्स, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, तो आप मेरा जो आवाज सुनाई दे रहे हो, सुन रहे हो, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अ मीडियम, बीच में एयर है जिसके तहत मेरा आवाज आपके तक पहुंच रहा है। ओके, तो साउंड क्या है? इट्स ऑल्सो अ वेव। आप लोग गिटार प्ले करते हो तो साउंड निकलती है, तो क्या होता है, गिटार को जब आप प्ले करते हो तो गिटार की जो थ्रेड होती है उसमें एक डिस्टरबेंस आती है, जिसके कारण एक साउंड वेव जनरेट होता है, ठीक है ना? तो वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाती है वाया अ मीडियम या बिना कोई मीडियम के। ओके, बेसिकली वेव के बारे में यदि बात हो तो वेव जो होती है वो दो टाइप की, वन इज अ मैकेनिकल वेव एंड अनदर इज नॉन मैकेनिकल। ओके बेटा, ये जो मैकेनिकल वेव होता है, इट रिक्वायर्स अ material medium to travel from one location to another। देखो, मैकेनिकल वेव हम लोग किसको बोलते हैं? एक ऐसी वेव जिसे मटेरियल मीडियम की जरूरत है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत है, यदि वो एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक जाना चाहता है, ठीक है ना? एग्जांपल्स यदि देखें इसके तो साउंड वेव्स, ripples on surface of lake। देखिएगा, साउंड वेव्स, मैं यदि बोल रहा हूं और यदि मानो मैंने यहाँ से सब कुछ निकाल दिया, एयर निकाल दिया, सॉलिड जो भी है उसको निकाल दिया, तो मेरा आवाज एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएगा, लाख में साउंड वेव्स रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ लेक, आप एक पत्थर गिराओ पानी में, तो आप देखो गोल गोल जैसा बनता है। यदि एक पानी में पत्थर गिरा दो तो ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग्स बनते हैं, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है बाहर की तरफ। तो देयर इज अ लिक्विड जिसके कारण वाटर वेव्स बनते हैं, यदि लिक्विड नहीं रहती तो वाटर वेव्स नहीं बनती। तो ऐसे वेव्स जिन्हें चलने के लिए मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है? और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? इट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम to travel from one location to another। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिन्हें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए। जैसे सूरज से जो रोशनी आता है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, एक्सरे। एक्सरे आपने सुना होगा, जो हम लोग एक्सरे करते हैं ना, हड्डियां उड्डियां टूट जाती है तो एक्सरे होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, एटसेट्रा। इन सबको, ये विजिबल जो जितने ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड लाइट्स देखते हो ना, सब विजिबल रेज हैं। उन्हें एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टूड? तो ऐसे वेव्स जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और इन अदर वर्ड्स दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरे शब्द में हम लोग उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। अब बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने का मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं जो पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ओके,
पहले इन सिंपल समझ लो। वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना, जिसके तहत एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक मीडियम के थ्रू या बिना कोई मीडियम। जो वेव जिनको एक मीडियम जरूरत पड़ता है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, उसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और जो वेव जिनको कोई मीडियम नहीं जरूरत पड़ती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए, उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल लेंगे। और नॉन मैकेनिकल वेव्स को दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है। इन शॉर्ट वी टेल देम एज EM waves. EM means electromagnetic waves. Okay. I suppose ये आइडिया क्लियर होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लो पहले आराम से, क्योंकि बहुत तेज नहीं भागना है, सिंपल सी चीजें हैं, समझना है पहले। एनी डाउट एनीबॉडी? या कुछ भी नोट करना चाहते हो इससे तो नोट कर दो पहले बेटा। कुछ भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो पहले। नो, चलो आगे बढ़ते हैं। वो सारी चीज नील बोर्ड ने पढ़ाई की थी अपनी मॉडल को बनाने से पहले, तो इन सारी चीज को पहले समझ लो, फिर ही नील बोर्ड की मॉडल अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो आराम से देखना है इन सारी चीजों को। अब एक बात है 1870, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। देखो इसे समझना पड़ेगा, समझने वाली चीज है। 1870 की बात है। There was a physicist जिन्होंने एक थ्योरी दिया था, his name was जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। देखो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा। ओके, a charged particle in accelerated motion will produce alternating electric and magnetic field। ओके, अब देखो इस चीज को आप पहले समझना, और इसको एटम से रिलेशन जोड़ा था नील बोर्ड ने। कैसे एटम से रिलेशन जोड़ा था ये देख लेना। क्या बोला था, a charged particle in accelerated motion। अब आप यदि आप एक एटम को देखते हो तो रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं? यस, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन में है, और इलेक्ट्रॉन की मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन। अब ध्यान से देख लो कैसे। यदि आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है तो v1, और यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया ना घूमते हुए, जब डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाती है। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर डायरेक्शन बदल गया, फिर यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है तब डायरेक्शन बदल गया। एक पल के लिए समझो, मानो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन इस ओर है, तो वेलोसिटी v1।
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, इसकी डायरेक्शन इज फोर, तो v2, यहाँ पहुंचा, इसकी वेलोसिटी इज फोर, v3, यहाँ पहुंचा, इसकी डायरेक्शन इज फोर, v4। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होती है, सबको मालूम होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है एक एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी दिया था कुछ और इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, पर नील बोर ने इसको एटम से जोड़ा। कैसे जोड़ा? a charged particle, yes, इलेक्ट्रॉन है in accelerated motion, सही, accelerated motion में है, but it will produce, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा ये आ गई इंपॉर्टेंट कहानी कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है तो इट विल प्रोड्यूस एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are transmitted in form of waves known as EM waves, या बोलो तो known as electromagnetic waves। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो ट्रेवल करेगी वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो वेव के फॉर्म में आगे ट्रेवल करेगा। ओके, और जब वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चलेगी साथ में, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझिए बात को, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, वेरी गुड, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह आगे बढ़ेगा, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट करवाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे आगे निकलती, ओके, उसे ट्रांसमिट होती। अब और एक चीज देखना है ध्यान से, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, and direction of propagation are mutually perpendicular to each other। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा ये चीज, जो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिकल वेव्स बनी, मैग्नेटिक वेव्स बनी, तो उसको मैंने बताया कि आपको कि इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेंगी। ओके, अब इस पॉइंट में आपको समझना है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ऐसे समझ लो एक पल के लिए, देखो ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको समझ लो जेड एक्सिस, ठीक है ना। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब सपोज करो कि ये वाला एक्सिस में इलेक्ट्रिकल वेव्स जा रहा है, ये वाला एक्सिस में इलेक्ट्रिकल वेव्स जा रहा है, और ये वाला एक्सिस में मैग्नेटिक वेव्स जा रहा है, तो वो वेव जो है ना ऐसे आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस के दौरान आगे बढ़ेगा। ध्यान से समझ लो कि ये वाला मानो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वेव्स है, ये वाला मैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। फिर दोनों क्या है, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा, वाई एक्सिस में यदि एक कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट है, तो जेड एक्सिस में वो ट्रेवल करेगा, आगे बढ़ेगा,
ठीक है ना, समझ गए। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यदि एक्स एक्सिस में रहेगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट यदि वाई एक्सिस में रहेगा, तो वो वेव आगे कहां बढ़ेगी, जेड एक्सिस। ये आपको ध्यान, ओके। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको दिमाग में रखना। तो एनीबॉडी कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, समझने की चीज है, बस दिमाग लगाने की चीज है। देखो ऐसे भी समझ लो, जैसे ये वाला एक एक्स एक्सिस है, ये वाला ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। यदि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इधर है, नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर है, ओके, तो वेव जो है ना आगे बढ़ेगा ऐसे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट साथ में रहेंगे और वेव भागेगा, ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है वेव्स की तरह ट्रेवल करेगी, ओके, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ओके। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर रहेगा। व्हाट है, यदि बेटा किसी को कोई डाउट है स्क्रीन में तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनीबॉडी, एनी डाउट? नो, चलिए आगे। अब बेटा देख लो यहाँ पे कुछ, हम लोग तो डेवलपमेंट पढ़ ही रहे हैं, अब हम लोग इसके अंदर में सब टॉपिक एक देखेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EM waves, कुछ इंपॉर्टेंट टूल देखेंगे EM waves की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, ठीक है ना। देखिएगा, सपोज करो मैं एक ऐसा EM waves बनाया, ठीक है ना, आई मेड अ EM waves, ओके। आप सभी को मालूम है कि ये जो ऊपर पार्ट होती है वेव की, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाली पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज क्रेस्ट, दिस वन इज नोन एज ट्रफ। हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है विद द लेटर लैम्डा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। दो सामने सामने वाले क्रेस्ट या दो सामने सामने वाले ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वी कॉल देम एज वेवलेंथ, ठीक है ना। दो सामने सामने वाले क्रेस्ट, ओके, या दो सामने सामने वाले ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, देखो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस लैम्डा और दो ट्रफ के बीच में भी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लैम्डा, ओके। वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ, ठीक है। इसकी यूनिट जो होते हैं, तो डिस्टेंस है तो लेंथ की ही यूनिट होगी। नॉर्मली हम लोग मीटर वीटर नहीं यूज करते क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वेव के, वेवलेंथ, तो इट्स नैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं, ओके, और हम लोग एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, ओके। और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर -9 मीटर and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus, okay, very simple cheese. Next frequency we will see,
फ्रीक्वेंसी होता है बेटा द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second. देखो कोई गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स एक सेकंड में पास होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स पर सेकंड पास होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं विद न्यू। ओके, और इसके यूनिट होते हैं हर्ट्ज और सीपीएस मीन साइकिल पर सेकंड। 1 हर्ट्ज जो होती है इट्स इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसके हाईएस्ट यूनिट जो होंगे 1 किलोहर्ट्ज दैट इज 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज दैट विल बी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ओके, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना। आई सपोज आपको ये दो टर्म समझ आ गई होगी कि वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन दो क्रेस्ट या दो ट्रफ। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पॉइंट से कितने सारे वेव एक सेकंड में पास होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट विल कम टू अ टर्म दैट इज स्पीड। A speed of electromagnetic waves, it is a distance traveled per unit time by a electromagnetic wave. The speed of a electromagnetic wave हम क्या बोलेंगे, distance traveled per unit time by a electromagnetic wave। अब आपको मालूम होनी चाहिए, इसको हम C से डिनोट, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, सबकी स्पीड होगी 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी सबकी स्पीड होगी 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। चाहे वो विजिबल रहे, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रहे, चाहे वो एक्सरे रहे, कोई भी, सबकी स्पीड सेम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। c इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, स्पीड का फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब देखो मैं क्या करता हूं, न्यू को इधर लेके आता हूं, c बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा। देखो c बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, मैंने क्या बताया, c तो सबके लिए फिक्स्ड होता है। ओके, तो 1 by nu is directly inversely proportional to lambda। ध्यान से देखो, c तो सबके लिए फिक्स रहता है ना, मैं इक्वल टू साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हटेगी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा वेवलेंथ उतनी कम रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम। ओके, फ्रीक्वेंसी जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा। ओके, ये आपको ध्यान में रखनी है। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको काम आएगी न्यूमेरिकल करना है। तो किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो बेटा, आगे बढ़ूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है एम्पलीट्यूड। इट इज द height of the crest
और डेप्थ ऑफ अ, देखो ये मैंने बनाया था, ध्यान से देखना है। क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, ओके, उसके हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ओके, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के बारे में एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखो बेटा, मानो कि कोई एक लाइट वेव है, एक लाइट वेव है, ओके, उसकी एम्पलीट्यूड काफी हाई है। यदि कोई लाइट वेव की एम्पलीट्यूड हाई रहती है तो वो ब्राइट लाइट देता है, दैट इज अ ब्राइटर रीजन प्रोड्यूस करता है। और यदि किसी की एम्पलीट्यूड कम रहती है तो वो डार्कर रीजन प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जिनकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइट लाइट होगा, जिनकी एम्पलीट्यूड कम होगी उसकी इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कम होगी, ओके। एम्पलीट्यूड एंड वन इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वी डिनोट इट बाय न्यू डैश, ओके। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ओके। म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ठीक है ना। न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर, ठीक है ना। न्यू बार का मतलब वेव नंबर एंड वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। और आप सभी को ये फार्मूला मालूम है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, लैम्डा को मैंने यहां ले आया, ओके। c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बाय c, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बाय c, देख रहे हो ना, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, मैंने लैम्डा को इधर ले आया, c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, ओके। अब देखिए c को इधर भेज दिया, c को इधर भेज दिया तो न्यू बाय c इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा क्या होती है, वेव नंबर ही। तो वेव नंबर का भी एक फार्मूला आ गया आपके सामने, फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे रिलेटेड टू वेव्स और वेव क्या होती है। देखो इन सिंपल आज हम लोग ने जिक्र किया कि नील बोर्ड ने क्या क्या चीज की पढ़ाई की थी अपने मॉडल को बनाने से पहले, तो आपको एकदम दिमाग में रखनी है सारे पॉइंट्स को, तब लास्टली आपको बोर्ड की मॉडल पढ़ाई समझ आएगी, क्योंकि बोर्ड के मॉडल को आपने बहुत सिंपल में पढ़ा है और बोर्ड की मॉडल में काफी डेप्थ। तो बोर्ड ने सबसे पहले वेव के बारे में पढ़ा। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है। तो वेव दो प्रकार के, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों रहेगी, और वो कैसे ट्रेवल करती है, यदि इलेक्ट्रिकल एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक वाई एक्सिस पे, तो वो ट्रेवल करेगी जेड एक्सिस के अलोंग, ओके। और हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देखा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोग पढ़ के आना यहाँ पे, एंड वी विल डिस्कस विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, वी विल डिस्कस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट आपको पढ़ के आना है, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।